हम लोग ऑलमोस्ट जीओसी के एंड में पहुंच चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जीओसी के बारे में क्या क्या बातचीत कर ली, जितने भी टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स हैं उनको हम लोग कवर कर चुके हैं, उनके एप्लीकेशन वाले पार्ट को देख लिया है, और स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस क्या होता है, एसआईआर इफेक्ट, इस पे बातचीत की है। अभी इन सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को हम लोग पढ़ किस खुशी में रहे थे, तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट को पढ़ने का जो हमारी लाइफ में दो सबसे बड़े एम थे वो ये कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए तो उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ, मान लेते हैं अगर तुम्हें कंपेयर करने को कही जाए, तो आप उनको बिना एक्चुअली कोई कैलकुलेशंस किए, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, पेपर पर कैसे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद सेकंड चीज़, आपको अगर बहुत सारे कंपाउंड दिए जाए, ठीक है, और उसके बाद अगर आप मान लेते हैं ये देखना चाहते हो कि उन कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो आप क्या करोगे, उसको पता लगाना है। तो वो भी हम लोग इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब यानी कि हम लोगों को जो दूसरा एम होता है इस पूरी जीओसी को पढ़ने का, वो रहता है बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कर सकें, आपका आइडेंटिफाई कर सकें। तो आज का देखो जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, और इस एसिडिक स्ट्रेंथ वाले वीडियो को हम लोग टोटल 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, 2 पार्ट्स में इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा। अब समझते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक किस तरीके से है। सबसे पहले तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ किसकी रहे हैं, वी आर स्टडिंग दी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके मिनरल एसिड्स होते हैं लाइक H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO3, है ना, इनकी मैं बात नहीं कर रही। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ना सीखा है जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी, ये 2 चैप्टर पढ़ रहे थे, तब आई थिंक पीरियोडिसिटी में मैंने बताया। तो वहाँ पर कैसा है, थोड़ा जाओ पीरियोडिसिटी को देखो, और पीरियोडिसिटी को देखने के बाद उस चीज़ को रिवाइज करो, ताकि तुम लोगों अगर भूल गए हो तो तुम्हें चीज़ें क्या हो जाए, याद आ जाए। बट आज की क्लास में हम लोग जो एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड्स की पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ने से पहले जो एक चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रखनी है वो ये कि आपके पास सबसे पहले तो 2 टाइप के एसिड्स हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक मान लो सल्फोनिक एसिड। तो कंपैरिजन तो करना ही नहीं है कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक के बीच में। सल्फोनिक का मतलब होता है SO3H और कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है COOH। याद रखना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो आपके सल्फोनिक की बहुत ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा होता है, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को इस टाइप के सवाल दे दिए जाते हैं जिन सवालों में एक सल्फोनिक एसिड भी मौजूद होता है, और जब वहाँ पे सल्फोनिक एसिड मौजूद होता है तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो पूरे सिलेबस भर में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ा, ये सल्फोनिक कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज नोन एज आप लोगों का ऑर्थो इफेक्ट। बट ऑर्थो इफेक्ट को जानने से पहले हम लोग बेसिक बातचीत कर लेते हैं आपके इन टॉपिक से रिलेटेड जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो तुम्हें एक मैं जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड लेने को कह रही हूँ, एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल कार्बोक्सिलिक कैसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का OH आ जाएगा। अभी हम किसी भी चीज को एक एसिड कब कहते हैं, इतना तो कॉमन सेंस तुम लोगों के अंदर अब भर चुका होगा कि किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक तब कहा जाता है व्हेन इट लूजेस H+, जब वो अपने अंदर से H+ को क्या कर देता है, लूज करता है। जब वो H+ को लूज करता है तभी ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है, एसिडिक कहा जाता है। अगर मान लेते हैं कोई स्पीशीज अपने अंदर से H+ लूज नहीं कर रही है तो आप ये तो कभी नहीं कहोगे कि हाँ वो स्पीशीज एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक का मतलब ही यही होता है कि यू हैव टू लूज दी H+। समझ रहे हो, ओके। तो इमेजिन करो, लेट अस इमेजिन कि यहाँ से आपका जो H+ है वो क्या हो गया, चला गया, छोड़कर वो चला गया। अगर मान लेते हैं H+ छोड़कर चला गया तो ऐसे सिचुएशन में आपका ये जो ऊपर वाला सिस्टम है कैसा दिखेगा, R
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा O निगेटिव। क्या ये बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब तुम्हें ये नहीं लगता कि यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या हुई है, क्रिएट हुई है। इस पूरी प्रोसेस में एक निगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या हुई है, क्रिएट हुई है। अब अगर यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज स्पीशीज क्रिएट हुई है और साथ ही साथ में तुम ये भी देखो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। कैसे हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंस, चेक करो। देखो डबल, सिंगल और ये निगेटिव, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। तो यहाँ पे दो फेनोमेना हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक तो पहले रेजोनेंस हो रहा है, अच्छा, और उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक निगेटिव स्पीशीज क्या हुई है, क्रिएट हुई है। अब H+ के जाने के बाद याद रखना निगेटिव स्पीशीज क्रिएट हुई है, H+ के जाने के बाद। अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अपने ये जो O है ना, H+ को लूज करने के बाद, ठीक है, आफ्टर लूजिंग H+, आफ्टर, ये हम लोग हम पूरा इमेजिन कर रहे हैं, ये सारी चीजें इमेजिनेशन पे चल रही हैं कि अगर मान लेते हैं H+ चला गया आफ्टर लूजिंग H+, अगर मान लेते हैं आप लोगों का वो C डबल बॉन्ड O निगेटिव, ठीक है, मैं इस वाले ग्रुप की बात कर रही हूँ। अगर ये वाला ग्रुप आपका अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, अगर ये वाला ग्रुप आपका किसी भी रीजंस की वजह से अनस्टेबल हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप कभी भी अपना H+ रियलिटी में लूज नहीं करेगा, ठीक है, वोंट लूज H+। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने पहले लूज कर दिया और फिर डिसीजन ले रहा है कि वो H+ अब लूज नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, हम लेट करते हैं कि लेट, मान लो कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज ने अपना H+ लूज कर दिया। H+ के लूज करने के बाद जो स्पीशीज नई बनी, वो नई बनने वाली स्पीशीज यदि अनस्टेबल दिख रही है, तो समझ लो कि वो एसिड जिससे आप इमेजिन कर रहे हो ना कि मैं H+ निकाल लूंगा, वो कभी अपना H+ लूज नहीं करेगा, क्योंकि जब तक H उसके साथ है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनने के बाद यदि आप उसको अनस्टेबिलिटी दे रहे हो, ठीक है, यदि आप उसको अनस्टेबिलिटी दे रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूट्रल से चार्ज हुआ, तो वैसे तो अनस्टेबल था ही, बट उसको अगर आप और अनस्टेबल कर रहे हो ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो वो किसी भी हालत में अपना H+ लूज नहीं करेगा और जो तुम्हारी इमेजिनेशन है वो क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, मैंने ऐसा अज्यूम किया कि कोई आपके पास एक ऑर्गेनिक एसिड है और उस ऑर्गेनिक एसिड के अंदर से आपने H+ को रिमूव कर दिया, तो अगर आप H+ को रिमूव कर दोगे तो H+ रिमूव कर देने के बाद इफ इमेजिन करते हैं, अगर ये जो नई वाली स्पीशीज बनी, अगर ये वाली स्पीशीज आपकी स्टेबल निकली, ठीक है, H+ को लूज करने के बाद अगर वो स्टेबल हो रही है ड्यू टू एनी रीजंस, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो ऐसे केस में वो वाली स्पीशीज खुशी खुशी अपना H+ क्या करेगी, लूज करेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी अपना H+ क्या करने के लिए, लूज करने में। तो याद रखना H+ एक ही केस में लूज होता है। इस पूरी बातचीत का सारांश ये है, ठीक है, H+ का लूज होने का मतलब क्या हुआ, H+ के लूज होने का मतलब क्या हुआ, H+ के लूज होने का मतलब ये होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। H+ के लूज होने का मतलब क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कोई भी स्पीशीज H+ लूज तभी करती है, H+ लूज तभी होता है व्हेन उसका जाने के बाद जो निगेटिव पार्ट बच जाए, और उस निगेटिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना। अब कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, अगर इसका मतलब नहीं पता है तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, ठीक है। जब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा हो, स्टेबल हो रहा हो। अगर H+ के जाने के बाद उसका निगेटिव पार्ट, कॉन्जुगेट बेस का मतलब उसका बचा कुचा निगेटिव पार्ट, अगर वो निगेटिव पार्ट स्टेबल नहीं हो रहा, तो कभी भी वो पर्टिकुलर स्पीशीज अपना H+ लूज नहीं करेगी। तो हमेशा अगर तुम्हें ये चेक करना हो कि कोई भी आपकी स्पीशीज कम एसिडिक है कि आपकी स्पीशीज ज़्यादा एसिडिक है, तो इमेजिन करके उसका H+ निकाल लो। अब H+ को निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बचा, अगर वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है तो वो अच्छा एसिडिक है, अगर स्टेबल नहीं हो रहा है कंपैरेटिवली तो वो एक अच्छा एसिड नहीं है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इससे पूरी बातचीत का मैं एक ही सारांश निकाल सकती हूँ, एक बहुत ही बढ़िया सारांश, कि किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका जो निगेटिव पार्ट है उस निगेटिव पार्ट की स्टेबिलिटी क्या है। अगर वो कॉन्जुगेट बेस आप लोगों का बहुत स्टेबल होगा
तो इसका मतलब वाली चीज अच्छी खासी एसिडिक रही होगी, मतलब उसका एसिड पार्ट जरूर अच्छा खासा क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा। तो कॉन्जुगेट बेस आपका बस क्या होना चाहिए, स्टेबल। अब कॉन्जुगेट बेस मतलब कौन, निगेटिव पार्ट। और निगेटिव पार्ट कब स्टेबल होता है, जब मैं उसको और इलेक्ट्रॉन्स दूंगी तब वो स्टेबल होगा, कि जब उससे इलेक्ट्रॉन खींचूंगी तब ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव मतलब पहले से वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर आप उसको और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करोगे तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उसके ऊपर और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जिससे बेचारा वो और अनस्टेबल होगा। तो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन किस पे, विड्रॉइंग ग्रुप पे। जितने ज़्यादा या जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उस पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के ना, तो वो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचने लगेंगे, जिससे उसका नेगेटिव चार्ज क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा वो चीज़ क्या होने लगेगी, स्टेबल। लेकिन अगर तुमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो प्लस आई से या फिर प्लस एम से या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से किसी भी फिनोमेना के थ्रू अगर वो उस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो एक अच्छा एसिड नहीं कहलाएगा। एसिड अच्छा कहलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिस्टम क्या करना चाहिए, बोलो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सीधी सीधी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कि कोई भी चीज़ यानी कि H जाने के बाद उसका जो सिस्टम बचता है निगेटिव कॉन्जुगेट बेस, वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। वो जितना स्टेबल होगा, याद रखना, वो वाली चीज़ उतनी ही उसकी बेहतर एसिड रही होगी। बाकी तो फिर सिंपल सी बातचीत है, यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको याद रखोगे। अच्छा, एक और बात है, हम लोग कई बार क्वेश्चन को एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से तो देखो अरेंज कर देते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज कर देते हैं। मैं भी सिखाऊंगी तुम्हें, तुम भी सीख जाओगे कि किस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करते हैं। याद रखना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखा के दिए जा रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करने को दिया जाए। अभी अगर कोई स्पीशीज बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है तो तुम एक बात हमेशा अपने छोटे से दिमाग में रखना कि उसका, ठीक है, उसका जो Ka की वैल्यू होगी, उसकी जो Ka की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, आप लोगों की ज़्यादा होगी। ठीक है, Ka का मतलब क्या होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट याद आया, ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट याद आया, बस ये वही K है। अब लेकिन अगर तो कोई तुमसे ये पूछे कि Ka का और आपस में pKa का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो याद रखना pKa इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 टाइम्स ऑफ Ka। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वही सेम एसिडिक स्ट्रेंथ आपके pKa के क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो कई बार केसेस में ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या कहलाएगा, वो ये बोलेगा कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर। वो हो सकता है कि आप लोगों को किसके हिसाब से अरेंज करने को बोल सकता है, Ka के हिसाब से, ठीक है, वो किसके हिसाब से बोल सकता है, Ka के हिसाब से, बराबर किसके हिसाब से बोल सकता है, Ka के हिसाब से। तो Ka के हिसाब से बोलेगा तो याद रखना है कि ऑर्डर डायरेक्टली है, और pKa के हिसाब से बोलेगा तो समझ जाना कि ऑर्डर क्या है। अच्छा, उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट जीके फैक्ट, जो जीके फैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए, वो ये कि जनरली जब भी हम लोग एसिड्स को या फिर बेस को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करते हैं, ठीक है, जनरली जब भी हम एक एसिड को या फिर जब भी हम एक बेस को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोगों को अरेंज करने के लिए कभी भी Ka या फिर Kb जैसे इन दो शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते, ठीक है, कभी भी Ka या फिर कभी भी हम Kb जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम लोग किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, pKa या फिर pKb, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ को किस में नापा जाता है, Ka में नहीं नापा जाता, उसको ज़्यादातर हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को pKa के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा जीके फैक्ट इंक्लूड होता है, वो जीके फैक्ट देख लो क्या है, कि अगर मान लेते हैं कल को
pKa की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो उसे कंसिडर किया जाता है कि भाई वो दुनिया का एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, अगर pKa की वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो अगर मान लेते हैं pKa की जो वैल्यू है बराबर वो क्या आ गई है आप लोगों की 15 से बड़ी आ गई, तो आप क्या कहोगे कि एक बहुत ही कमज़ोर एसिड है। इस इंफॉर्मेशन को तुम्हें अपने दिमाग में स्टोर करने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, बस इतना याद रखना जितनी ज़्यादा pKa की वैल्यू होगी आप लोगों का एसिड उतना ही फटीचर होता जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो गेम है इसको समझते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में। ठीक है, वो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो होता है ना कि H2SO4 और आप लोगों के HCl में कौन ज़्यादा एसिडिक है, H3PO4 और H3PO3 में कौन ज़्यादा एसिडिक है, वो आप जाके पीरियोडिसिटी में पढ़िए, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो है आप लोगों का फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को उठाया और दूसरा हमने किसको उठाया, बेंजोइक एसिड को उठाया। तो फॉर्मिक एसिड मतलब वही जो चींटियों में पाया जाता है, कौन होता है HC+O और ये OH। और बेंजोइक एसिड क्या होता है बोलो, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन रिंग जिसको मैं शॉर्ट में C6H5 लिख सकती हूँ और C+OOH। अब तुमको बताना है कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर एसिड कौन है। तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि फॉर्मिक एसिड आप लोगों का ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, अच्छा, और इसी में एक मैं नोट भी लिखा लेती हूँ कि आप लोगों का जनरली जो एलिफेटिक एसिड्स होते हैं, एलिफेटिक का मतलब समझते हो सादी कार्बन की चेन। ठीक है, एलिफेटिक एसिड्स जो होते हैं वो आप लोगों के कमज़ोर होते हैं किसके कंपेयर में, आप लोगों के एरोमेटिक एसिड्स के कंपेयर में, एक्सेप्ट अबोव 1, सिर्फ ऊपर वाले को छोड़कर। ये मतलब ये क्या है, आप लोगों का एक तरीके का एक्सेप्शन है। इस क्वेश्चन को हम इस एग्जाम्पल के वाया समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको ये एक रिंग दी है, इस रिंग में ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मैंने COOH लगाया है, मैंने बाजू में एक रिंग और बना दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे COH लगा दिया। अब मैं तुमको पूछ रही हूँ कि ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड या ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसको नाम दे दिए कि ये X है और मान लेते हैं ये Y है। अब आप मुझे करेक्ट रिलेशनशिप बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से कि X ग्रेटर देन Y होगा कि X लेस देन Y होगा या फिर X इक्वल टू Y होगा। अब ऐसे में कई लोगों को लगता है कि इक्वल टू, क्यों, क्योंकि आखिर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, उसमें क्या लेस देन क्या ग्रेटर देन, ऐसा नहीं है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड के आजू बाजू का माहौल भी देखो। अगर मैं X वाले के पास से H निकाल देती हूँ, ठीक है, अगर मैंने X वाले के पास से H निकाल दिया तो COO निगेटिव बनेगा, और यहाँ पे भी अगर मैंने H निकाल दिया तो यहाँ पे भी COO बनेगा। समझ लो, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़्यादा खोपड़ी चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कैसा एसिड है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का मतलब ये एक एरोमेटिक एसिड है, और ये क्या है आप लोगों की एक सादी सी रिंग। इसका मतलब ये आप लोगों का कैसा एसिड है, एक एलिफेटिक एसिड है, और एलिफेटिक एसिड्स कमज़ोर होते हैं मुकाबले में किसके, एरोमेटिक के, तो X ग्रेटर देन Y। ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि फॉर्मिक एसिड एक सादा एलिफेटिक एसिड होने के बावजूद पता नहीं भैया कैसे आप लोगों के बेंजोइक एसिड के मुकाबले जो कि एरोमेटिक था उससे वो क्या हो गया, ज़्यादा एसिडिक हो गया। क्यों आपका फॉर्मिक एसिड आप लोगों का ज़्यादा हो जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, होता है ऐसे है कि आप इमेजिन करो आपने फॉर्मिक एसिड के पास का H निकाल दिया। ठीक है, आपने क्या किया, फॉर्मिक एसिड के पास में जो H लगा हुआ है आपने वो निकाल दिया। H निकालने के बाद क्या बनेगा, ये इस तरीके की स्पीशीज़ बनेगी आपकी, ये देखो ये इस तरीके की स्पीशीज़ बनेगी। और अगर मान लेते हैं मैंने बाजू वाले के पास से भी वो निकाल दिया तो कैसी स्पीशीज़ बनेगी, PH C+O और यहाँ पर आप लोगों का O निगेटिव। अब तुम मुझे बताओ कौन सा वाला O निगेटिव ज़्यादा बेटर है। अब पूरी दुनिया जानती है कि बेचारा जो ये छोटा सा H है ये किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, ना तो ये प्लस आई करता है, ना तो ये प्लस एम करता है, ना तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, ना ये इलेक्ट्रॉन देता है, ना ये इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन जो पीएच है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के पास कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, बेंजीन रिंग दो इफेक्ट शो करती है, प्लस आर भी शो करती है। ठीक है, मतलब प्लस आर मतलब प्लस एम लिख लो उसको, कई बुक्स वाले प्लस आर लिखते हैं, आप प्लस एम भी लिख सकते हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब रेजोनेंस के वाया इलेक्ट्रॉन देती है, रेजोनेंस के वाया क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, रेजोनेंस के वाया क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है वो। अच्छा, और साथ ही में इंडक्टिव के वाया इलेक्ट्रॉन लेती है। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है अब बिटवीन दोज टू। तो प्लस एम वाला जो इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग है। इसका मतलब उस ओ निगेटिव को पीएच इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। आप एक निगेटिव स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो। किसको, एक निगेटिव स्पीशीज को। अगर आप किसी भी निगेटिव स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन के सप्लाई करने से क्या होगा, वो क्या बन जाएगी, विल बिकम अनस्टेबल। वो क्या हो जाएगी, आप लोगों की अनस्टेबल बन जाएगी। और क्योंकि वो अनस्टेबल बन रहा है, और हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि H निकालने के बाद यदि उसका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाए तो वो एक अच्छा एसिड नहीं होता। इसीलिए आप लोगों का फॉर्मिक एसिड एक ज़्यादा बेटर एसिड है किसके मुकाबले, आप लोगों के बेंजोइक एसिड के मुकाबले। समझ रहे हो? तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन। सिमिलरली यहाँ पर आप एक और कंपैरिजन कर सकते हो। आप फिनॉल वर्सेस आप अल्कोहल, इन दोनों को भी आप कंपेयर कर सकते हो। किसको, फिनॉल वर्सेस अल्कोहल। आप पहले तो समझते हैं बाबा फिनॉल आखिर है कौन। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है OH। और अल्कोहल का मतलब क्या होता है, आपके पास कार्बन की चेन, और कार्बन की चेन से लगा हुआ है OH। अब मुझे पहचानना है कि इन दोनों में से कौन आप लोगों का ज़्यादा एसिडिक है। तो आप एक काम करो, H को हटा दो। H को हटाने के बाद आपका कॉन्जुगेट बेस कौन है, ये, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन। जब आप H निकाल देते हो ना तो इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। और ये वाली स्पीशीज जब उसके पास H था जिसको कहते थे फिनॉल। और वैसे ही अगर मैंने इसके पास का भी H निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, RO नेगेटिव। इसको हम लोग कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। अगर एक कार्बन है तो मिथॉक्साइड, दो कार्बन है तो इथॉक्साइड, बट जनरली एल्कोक्साइड आयन आप इसको कहते हो। अब तुम्हें यह बताना है कि कौन से केस में निगेटिव चार्ज ज़्यादा बेटर है। तो तुम ये देख रहे हो कि इस निगेटिव चार्ज से जुड़ी हुई है, बोलो कौन, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग -MB करता है और बेंजीन रिंग +MB करता है। बट डोमिनेटिंग इफेक्ट यहाँ पे कौन होता है, वहाँ पे +M। यानी कि अगर मैं पूछूं रिजल्टेंट कि आखिर हो क्या रहा है, तो तुम ये जवाब दोगे कि रिजल्टेंट ये हो रहा है कि बेंजीन रिंग उस O को क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है। ठीक है, उस O को वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। ऐसा ही जवाब दोगे। अच्छा, अब उसके बाद बाजू में देखो RO निगेटिव। RO निगेटिव का मतलब क्या होता है, वो आप लोगों का +I इफेक्ट है। +I इफेक्ट से वो भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। मतलब बेसिकली दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं। इफ समबडी वुड आस्क यू कि किस केस में ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जा रहे हैं, तो तुम बोलोगे कि अच्छा +M का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जा रहे हैं किसको, आप लोगों के, किसको, पहले वाले स्ट्रक्चर में। और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने से तो बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो फिनॉल्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो अल्कोहल्स के कंपेयर में क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू कम होना चाहिए। बराबर यही होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो लॉजिक आप लगाते हो ना कि वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। प्लीज अप्लाई दिस लॉजिक इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, या आपको का नॉर्मल, देखो कहीं पे भी तुम्हें यहाँ पे COOH दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई मत करो। यहाँ पे सीधी भाषा में क्या करो, यहाँ देखो कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस यहाँ पे क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रहा है क्वेश्चन में, रेजोनेंस अकर्स। और बाजू वाले में किसी भी प्रकार का कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और जब जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की वजह से सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसीलिए फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स वो क्या होता है, बेटर होता है। तो फिनॉल वर्सेस अल्कोहल में कौन ज़्यादा बेटर है, आप लोगों का फिनॉल ज़्यादा बेटर है। ऐसे आप और भी कंपैरिजन कर सकते हो। चलो मान लेते हैं मेरे को कंपैरिजन करने का भूत चढ़ा कार्बोनिक एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कार्बोनिक एसिड, क्लास 10 में पढ़ा होगा H2CO3।
और दूसरा कंपैरिजन मैं कर रही हूँ फिनॉल के साथ। फिनॉल यानी कि यही जो अभी ऊपर बताया C6H5 आपका OH, समझ रहे हो। अगर कार्बोनिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कार्बोनिक एसिड दिखता कैसा है, आपका C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो रहता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ एक H होता है, ठीक है, यहाँ पे एक H होता है, H के साथ साथ यहाँ O भी होता है, यानी कि यहाँ एक मिनट, यहाँ पे H के साथ साथ और क्या होता है आप लोगों के पास, O भी होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। फॉर्मिक एसिड में कैसा रहता था, एक मिनट को, हाँ शोभित, हाँ जी मैम बोलिए। नहीं मैम, स्कूल बंद है, मैं खुद उनसे वो पूछी थी, तो जो सर ये सारा काम ऑपरेट करते हैं उनके फैमिली में कोविड पॉजिटिव निकला है, तो एक्चुअली वो कॉलेजेस अप डाउन कर रहे थे, बंद है। कुछ काम था आपको? आप मुझे फॉर्म ला के दे दीजिए, मेरे को अभी जाना ही है इनके एडमिट कार्ड्स कलेक्ट करने के लिए बोर्ड्स के, तो मैं वो कॉलेज से अटेंड करवा दूंगी, ठीक है। वो लेकिन जो ये काम करते हैं ना वो कोविड पॉजिटिव निकले, तो जिसकी वजह से अभी स्कूल वगैरह बंद कर दिया उन्होंने। अभी मैं लेकिन वेडनेसडे तक नहीं मिलेगा मैडम, वेडनेसडे तक स्कूल बंद है। आप कभी भी ला दीजिए, सुबह 8 से 10 के बीच में, बस संडे को छोड़कर। मैं वहाँ पे भिजवा दूंगी फॉर्म, तो वो लोग कैसा है एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी कैसा है, बहुत सारे बच्चों की फीस ही मेरे पास ही रखी हुई है, शोभित जो भी देखे गया वो भी रखा हुआ है, क्योंकि मैंने जब पूछा ना कॉल करके सर फीस कैसा दूँ, तो बोलते मैडम वेडनेसडे तक मत दीजिए, हम लोग अभी होम क्वारंटाइन है सबके सब, ठीक है। ठीक है ना, चलेगा। मैं, हाँ 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 हाँ, अरे मतलब पैसा कट गया आपके बैंक से? मैडम इसका आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करना पड़ेगा, मतलब उनको बताना पड़ेगा वो उसका कैसा। हाँ हाँ हाँ, आप उनका जो मतलब रहेगा ना टोल फ्री नंबर वो लोग देते हैं ना कुछ, मतलब बच्चों की समस्या के लिए, आप उससे बात करिए। आप अगर आप मेल या कुछ करेंगे ना तो उसका रिस्पांस मिलता नहीं है, कोई किसी के पास वक्त नहीं होता मेल वगैरह रीड करने का। आप उनके जो टोल फ्री नंबर है आप उस पर कॉल करिए, क्योंकि बैंक भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, बैंक कैसे कुछ कर पाएगा बैंक की गलती नहीं है। आप उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए ना, टोल फ्री वाला जो नंबर है वो इस समस्या का समाधान दे पाएंगे, ठीक है। हाँ दिया होगा उन्होंने, टोल फ्री नंबर हर साल देते हैं वो लोग, तो इस साल भी दिया होगा। आप मुझे फॉर्म ला दीजिएगा, मैं वहाँ पे सिग्नेचर करवा लूँगी, ठीक है। ठीक है चलेगा, आप बस बता दीजिएगा कहाँ पे आपको क्या क्या सिग्नेचर चाहिए, मैं उनको भिजवा दूँगी, वो मुझे ला कर दे देंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू मैम जी। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो फिनॉल वर्सेस कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड का देखो स्ट्रक्चर आप लोगों का इस प्रकार से दिखता है, और अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि कार्बोनिक एसिड वर्सेस फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखो फिनॉल का भी स्ट्रक्चर बनाया था, एक काम करते हैं वापस से बना लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक काम करो, इसके अंदर का जो एक एच है वो निकाल दो। तो अगर तुमने एक एच निकाल दिया तो कार्बोनिक एसिड दिखता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, और अगर तुमने यहाँ से एक एच निकाला तो ये चीज़ दिखती है आप लोगों की ऐसे। अब ये जो आपका स्पीशीज बनी, ये किस चीज़ की स्पीशीज है, ये आप ध्यान से देखो तो ये आपका बाइकार्बोनेट आयन है। ये कौन सा आयन है, आप लोगों का बाइकार्बोनेट आयन है। अब बाइकार्बोनेट आयन है, और इसमें अगर मैं पूछूं क्या रेजोनेंस हो रही है, बताओ, तो तुम बोलोगे हाँ मैडम यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। मैं पूछूंगी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो तुम कहोगे यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, बराबर, क्योंकि एक बार ये निगेटिव यहाँ रहेगा, एक बार ये निगेटिव यहाँ जाएगा, बराबर, ऐसी तो होगा ना, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। अब लेकिन क्या बाजू वाले में रेजोनेंस हो रही है, बाजू वाले में भी रेजोनेंस हो रही है, अभी तो हम लोगों ने ऊपर बातचीत की थी। लेकिन वहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे टोटल कितने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैं एक्चुअली में 3 ही काउंट करती हूँ डबल बॉन्ड वाले की वजह से, ठीक है। मैं वो और बाकी के जो 2 रहते हैं ना, घूम फिर के उसी पोजीशन पे हम आ जाते हैं,
मैं यूजुअली उनको अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करती। वो डबल बॉन्ड जब तक घूमता है मैं सिर्फ उतनों को ही अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में काम करती हूँ। तो एक इंसान की जो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये आपका मिस्टेक पॉइंट सुन लो। मिस्टेक पॉइंट ये है कि आप जैसे ही यहाँ पे देखते हो कि फिनॉक्साइड आयन के पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, आपका दिमाग ये चलता है कि कार्बोनिक एसिड वर्सेस आपके फिनॉल में क्योंकि ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे हो गई हमसे गलती। सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको डिसाइड नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपका जो कार्बोनिक एसिड है वहाँ पे जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा है या मैंने बताया, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। जो सेम टू सेम होते हैं, ठीक है, जो सेम टू सेम, नो डिफरेंस, लेकिन फिनॉल में जितने भी उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। और अगर मान लेते हैं एक के पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक के पास आप लोगों का नॉन इक्विवेलेंट है, तो जिसके पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे भले ही कम भी क्यों ना हो, ठीक है, चलेगा, बट वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू द वन हु हैज़ मोर बट अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये इसका है। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे रूल्स पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं क्लब कर दूं और क्लब करके तुमको पूछा जाए H2CO3 फिनॉल C6H5OH और एक पूछ लिया जाए CH3CH2OH, आप इसको अरेंज करिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आइडेंटिफाई करिएगा। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, C6H5OH मतलब फिनॉल और CH3CH2OH का मतलब क्या हो जाएगा, अल्कोहल। और अभी अभी हमने ऊपर के लास्ट क्वेश्चंस में ये ऑर्डर बनाना सीखा है, तो ये हो जाएगा आपके ऑर्डर की आंसर। समझ गए? तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो उस कंसेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके का करोगे हरकत कि नहीं 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 करके मैं ध्यान भी नहीं रखूंगा बट मार्क्स पूरे चाहिए, तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव पर ऑक्सी एसिड्स। अब पर ऑक्सी एसिड्स का कंपैरिजन करना है मुझे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पर ऑक्सी एसिड्स। तो देखो जहां पे भी तुम्हें ये वर्ड दिख जाए ना पर ऑक्सी, तो पर ऑक्सी वर्ड अगर दिख गया इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्सी। ये वाली चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज। ये होगा ही होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा, RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया पर ऑक्सी एसिड्स। और अगर मैं कार्बोक्सिलिक की बात करूँ तो तुम तो जानते ही हो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। अब अगर किसी ने तुमसे पूछा कि इन दोनों में से बेटर एसिड कौन सा है, तो सबसे पहले तो मैंने इनके H को हटा दिया। अगर मैं इनका H हटा दूं तो तुम्हें नहीं लगता ये चीज़ ऐसी दिखेगी, बराबर। अच्छा, और पर ऑक्सी अनायन, इसे क्या कहेंगे, पर ऑक्सी अनायन, और ये हम लोगों का कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको बताना है कि कौन सा वाला अनायन आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ से ये R क्या कर रहा है, R मतलब कार्बन की चेंज, R मतलब कार्बन की चेन, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है। यहाँ पे भी देखो ये R है, क्या ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है, बिल्कुल ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है। तो बेसिकली अगर मैं कंपैरिजन करूँ इलेक्ट्रॉन सप्लाई के हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई तो दोनों ही केसेस में हो रहा है, इन बोथ केसेस। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेजोनेंस की, तो आपका जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आप लोगों का क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है, देखो डबल सिंगल सिंगल, यानी कि आपका जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वहां पे रेजोनेंस ही नहीं हो रही। और आप लोगों का जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है डबल सिंगल नेगेटिव, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। तो अगर एक स्पीशीज जिसके अंदर रेजोनेंस हो रही है वर्सेस एक स्पीशीज जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रही है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली रेजोनेंस वाला। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों का जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू व्हाट, पर ऑक्सी एसिड्स। पर ऑक्सी एसिड्स के कंपैरिजन में वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, शक्तिशाली। तो ऊपर वाले इलस्ट्रेशन से हमने क्या सीखा था, जब दोनों में ही क्या हो रही हो,
रेजोनेंस हो रही हो तो आप ये चेक करिए कि किसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं और क्या वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। अगर एक के पास इक्विवेलेंट है और दूसरे के पास यदि नॉन इक्विवेलेंट है तो आप क्या करोगे बताओ, आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे? आप इस चीज को इंपॉर्टेंस दोगे कि जिसके पास भले ही कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो चलेगा, ठीक है, कम हो चलेगा, बट बेटर क्या रहेगा कि इक्विवेलेंट होना चाहिए। बेटर क्या होगा कि इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो और थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस करते हैं। मुझे इस टॉपिक के ना एसिडिक स्ट्रेंथ के 3 से 4 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स करके एक घंटे के। तो ये आज उनमें का पहला पार्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ कंपैरिजन करना सीख रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक एसिड दिया गया, अल्काइनोइक एसिड। अब नाम देखो और समझ जाओ, ठीक है, कि अल्काइनोइक एसिड और दूसरा दिया है अल्कीनोइक एसिड। अब अगर तुम अच्छा ये इसमें से कोई तुमसे ये पूछेगा कि कौन सा वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पहले तो आप अपने भेजे में डालो अल्काइनोइक एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व है, और अल्कीनोइक एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो पहले तो मैं जनरलाइज करती हूँ कि लेट एक अल्काइनोइक एसिड हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक अल्काइनोइक एसिड तुमने मुझको बनाकर दे दिया और बाजू में इतनी ही कार्बन का आप क्या करो, एक अल्कीनोइक एसिड बना लो। दोनों में कार्बन एटम की संख्या ना सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के तरफ 10 कार्बन है और दूसरे वाले के तरफ 2 कार्बन है मात्र। अब नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। तो आप यहाँ पे कैसे बताओगे? तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तुम जानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी और डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी। तो अगर मैं ये पूछूं कि sp वर्सेस sp2 में कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा बेटर होती है? sp की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp2। अब क्योंकि अगर sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो sp इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा? खींच पाएगा, है ना, ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। और जितना ज़्यादा अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आप लोगों का वो जो पर्टिकुलर एसिड है, वो पर्टिकुलर एसिड उतना ही ज़्यादा उसका जो निगेटिव चार्ज है वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये आप लोगों का बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। क्या है आपका? बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन बाजू वाला। तो अल्काइन वर्सेस अल्कीन, इसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आप लोगों के अल्काइन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग मिल जाएं तो अब ये जो नेक्स्ट वाला है इसको मैं आखिरी में समझा कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। तो इसको पहले समझ लेते हैं आगे। और अब देखो ये वाली जो आपको नेक्स्ट बताया जा रहा है, उस नेक्स्ट वाले टॉपिक को तुम्हें समझना है। ये एक कह सकते हो कि काफ़ी हद तक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको कभी भी ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। हो सकता है कल को किसी रिएक्शन के वाया पूछा जाए कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में रिएक्शन पढ़ोगे ना, तब आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन द फॉर्मेट कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए हैं, इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आप लोगों का ज़्यादा फास्टर रिएक्शन देगा, या फिर ज़्यादा स्पीड में या ज़्यादा फास्ट तरीके से अपना H पॉजिटिव क्या करेगा, वो लूज करेगा, ठीक है। इस तरीके का सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। अभी ये उतना डायरेक्टली पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट उस वक्त हो सकता है ये पूछ लिया जाए। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने H दे दिया और यहाँ पे मैंने COOH दे दिया। नामकरण तुम कर सकते हो, कैसे? बाइसाइक्लो कंपाउंड है, मैं नाम कर देती हूँ, कैसा हो जाएगा? बाइसाइक्लो। कितना हो जाएगा? देखो बाइसाइक्लो में बाइसाइक्लो, पहली वाली रिंग में कितने हैं? 2 कार्बन, दूसरी वाली में भी कितने? 2 कार्बन, और ब्रिज हेड में कितने हैं? 1, है ना। अच्छा, और उसके बाद आपकी सेकंड पोजीशन पे कौन मौजूद है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, तो 2- हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया इसका कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। बट तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे COOH फ्री है, मतलब आउटर साइड में है, और यहाँ पे ये COOH यहाँ पे कुछ कह सकते हो अंदर की तरफ है। सो ये जो आउटर की तरफ है इसे हम लोग कहते हैं एक्सो, और जो बेचारा अंदर की तरफ दबा पड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का एंडो।
तो अगर तुम्हारे पास एक कंपाउंड एंडो का है और एक कंपाउंड एक्सो का है, तो तुम ये कह सकते हो कि जो एंडो वाला कंपाउंड है इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सी OOH ग्रुप इज हिंडर्ड। ये बेचारा थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट जगह पे है, थोड़ा स्टेटिकली हिंडर्ड है। तो ऐसी हिंडर्ड चीज़ों के लिए H पॉजिटिव को लूज करना, ठीक है। एक्सो वाला कैसा है आप लोगों का, लेस हिंडर्ड है, और जो आपका एंडो वाला है वो कैसा है, थोड़ा सा हिंडर्ड है। तो जब आपको पूछा जाए कि कौन सा वाला ज़्यादा इजीली अपना H+ लूज कर सकता है, तो आपका जो लेस हिंडर्ड होगा वो ज़्यादा इजीली लूज करेगा। इसीलिए ऊपर दिए हुए क्वेश्चंस में से एक्सो वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द वन एंडो। समझ रहे हो? तो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जिसमें आपको दिख रहा है कि लेस हिंडर्ड है, मोर हिंडर्ड है, राइट, तो आप किस चीज को ध्यान दोगे कि एक्सो, यानी कि जहां पे आपको हिंड्रेंस कम दिख रही है, वो कम हिंड्रेंस वाली जगह पर आप लोगों को क्या करनी है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। सेम अगर मैं इसी लॉजिक पे बात करूं, सेम यही लॉजिक, तो अगेन तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और आंखों के सामने आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये वाली स्पीशीज आपको दी हुई है, ठीक है, एक मिनट, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। अभी तुम आइसोमेरिज्म में आगे सीखोगे कि इसको मैंने साइक्लोहेक्सेन क्यों बोला। इसे हम चेयर फॉर्म कहते हैं साइक्लोहेक्सेन का। यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंपाउंड मान लेते दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसी का मैं एक और फॉर्म बना लेती हूँ। बस इस फॉर्म में हम चेंज ये कर रहे हैं कि COOH ग्रुप यहाँ पर हम लोग Me कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग COOH कर देते हैं, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कौन सा वाला स्पीशीज आपका ज्यादा एसिडिक है, ये उसने पूछ लिया। तो इसको भी आपको ऊपर वाले ही सेम लॉजिक के हिसाब से करना है। जब तुम लोग अभी आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो आइसोमेरिज्म में तुम ये सब सीखोगे कि ये जो चेयर फॉर्म होती है, इस चेयर फॉर्म पे दो पोजिशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियल पोजिशन और एक को हम लोग कहते हैं आप लोगों का इक्वेटोरियल पोजिशन, ठीक है। एक को एक्सियल और एक को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों की इक्वेटोरियल पोजिशन। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाली जो पर्टिकुलर पोजिशन है, ये वाली पर्टिकुलर पोजिशन, ये पर्टिकुलर पोजिशन आप लोगों की क्या, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ये इतनी स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसी हल्की सी ऐसी टेढ़ी है। इक्वेटोरियल पोजिशन को हम हल्का सा टेढ़ा बनाते हैं, तो ये कहलाती है आप लोगों की इक्वेटोरियल पोजिशन। और जो इक्वेटोरियल पोजिशंस होती हैं ये आपकी एज कंपेयर टू जो एक्सियल पोजिशन होती है ये हल्की सी लेस हिंडर्ड है। तो फर्स्ट वाले केस में क्योंकि COOH ग्रुप इक्वेटोरियल पोजिशन पे मौजूद था, इसीलिए ये आप लोगों का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू द वन, क्योंकि ये आप लोगों का ऐसी पोजिशन पर है जहाँ पे वो थोड़ा सा क्या हो गया है, हिंडर्ड हो गया है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करते आना चाहिए, ठीक है। अब एक और हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, एक और कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई एक ऐसा एसिड है जो बहुत लंबा है, लंबे के साथ साथ उस एसिड में बहुत सारी आपको क्या देखने को मिल रही है, ब्रांचेस देखने को मिल रही है। ब्रांचेस का मतलब समझते हो, आजू बाजू बहुत सारी कार्बन की चेन जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं आप लोगों का एक हाईली ब्रांच्ड एसिड है। अगर मैं हाईली ब्रांच्ड एसिड का कंपैरिजन करूं एक ऐसे एसिड के साथ जो अनब्रांच्ड है, ठीक है, इसका कंपैरिजन मैं किसके साथ कर रही हूं, एक अनब्रांच्ड एसिड के साथ। अनब्रांच्ड एसिड का कोई भी इलस्ट्रेशन लिया जा सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एक ही लिया। अनब्रांच्ड एसिड के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो याद रखना आप लोगों का ये जो ब्रांच्ड है, ब्रांच होने की वजह से तुम ये सोचो कि जो COOH है, ये COOH के पास आजू बाजू से बहुत सारे, एक तो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत सारे प्लस आई ग्रुप लगे हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे वो निगेटिव स्पीशीज को उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल बनाते हैं, और निगेटिव स्पीशीज यदि अनस्टेबल हो रही है तो वो हमारे लिए अच्छा कतई नहीं है। सो देयरफॉर वी डू से कि आपका जो फर्स्ट वाला है एज कंपेयर टू बाजू वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, समझ रहे हो, ये ऐसे। और इसका दूसरा लॉजिक आप ये भी लगा सकते हो
कि COOH के आजू बाजू इतने सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं कि इतने सारे ग्रुप्स की वजह से वो काफ़ी हिंडर्ड हो जाएगा, और हिंडर्ड होने की वजह से वो बहुत इजीली अपने H को क्या नहीं कर पाएगा, लूज नहीं कर पाएगा। तो हाईली ब्रांच्ड एसिड्स वर्सेस आप लोगों के अनब्रांच्ड एसिड्स, किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, अनब्रांच्ड की। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने क्वेश्चंस के वाया कंपैरिजन करना सीखा। पहला कंपैरिजन क्या था, फॉर्मिक एसिड वर्सेस बेंजोइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड वर्सेस बेंजोइक एसिड कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, फॉर्मिक। बट इन जनरल इफ आई टॉक, तो ऐसे केस में एलिफेटिक कमजोर होते हैं, एरोमेटिक ज़्यादा होते हैं, एसिडिक बट सिर्फ इस क्वेश्चन को छोड़कर। ठीक है, सेकंड में हमने किसको कंपेयर किया, फिनॉल वर्सेस अल्कोहल, फिनॉल इज मोर एसिडिक। फिर थर्ड केस में हमने किसको कंपेयर किया, फिनॉल वर्सेस कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक। चौथे केस में हमने किससे कंपेयर किया, परऑक्सी वर्सेस कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक इज मच एसिडिक। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिड, डबल बॉन्ड वाला एसिड, ऑब्वियस है ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिड। एंडो वाला एसिड कि एक्सो वाला एसिड, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों का जो एक्सो एसिड है दैट वुड बी मच बेटर। उसके बाद फिर हमने ये देखा इक्वेटोरियल पोजीशन वाला एसिड कि एक्सियल पोजीशन वाला एसिड, तो इक्वेटोरियल पोजीशन वाला मच बेटर है। अनब्रांच्ड एसिड कि ब्रांच्ड एसिड, तो अनब्रांच्ड वाला ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हो, बस खत्म। ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा कंपैरिजन था, इसमें एक कंपैरिजन मैं अभी करा नहीं रही हूँ, पहले मैं क्वेश्चंस करा लेती हूँ फिर उस कंपैरिजन को करवाती हूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लिया जिसमें रिंग इन्वॉल्व हो। ठीक है, रिंग इन्वॉल्व वाला क्वेश्चन जो है वो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, बट अभी मैंने एक भी ऐसा एसिड नहीं लिया है। अभी हर जगह मैं क्या कर रही हूँ, तुमको सिंपल सिंपल कंपैरिजन करके बता रही हूँ कि तुम्हें सोचना किस तरीके से। फिर जब तुम ये सोच समझ जाओगे तब तुम लोगों को नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग लगेगा। बट उससे पहले हम लोगों को ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपने SIR सीखा है ना, बस तो ऑर्थो इफेक्ट आ जाएगा। अब जैसे समझते हैं, आपको मान लेते हैं मैंने 3 एसिड्स दे दिए, एक दे दिया क्लोरीन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH। मैं अभी इस तरीके से बड़ा बड़ा एक्सपैंड करते हुए नहीं बनाऊंगी, C डबल बॉन्ड OH ना लिखते हुए मैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज को COOH लिख दूंगी। तो तुम समझ जाना कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये आपको टोटल 3 एसिड दिए हैं, A दिया है, आपको B दिया है और ये आपको C दिया है। अब अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, पहले तो गधे के समान इनका H निकालेंगे फिर O निगेटिव तैयार करेंगे, मत करो। इमेजिन कर लो ना अपने दिमाग में कि H चला गया, मान लो O निगेटिव भी तैयार हो गया, काय को पूरा खिचड़ी पकाने का। समझ रहे हो, अच्छा ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ कि हम लोगों का एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कब कहलाता है। हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तब कहलाता है जब उसके निगेटिव स्पीशीज को स्टेबिलिटी मिले। और निगेटिव स्पीशीज को स्टेबिलिटी कब मिलती है, जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब बताओ Cl कैसा ग्रुप है, -I, यहाँ पे Cl कैसा ग्रुप है, -I, यहाँ पे भी Cl, मतलब बेसिकली ग्रुप्स तो हर जगह सेम है। फिर ये चेक करो ग्रुप का डिस्टेंस कितना है, तुम्हें सिखाया था वहां पे। ठीक है, एक जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे कि पहले ग्रुप के नंबर चेक करो, पोजीशन चेक करो, डिस्टेंस चेक करो, समझ रहे हो। ठीक है, फिर आप डिस्टेंस चेक करो तो सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या है, सेम डिस्टेंस पे लोकेटेड है। अच्छा, उसके बाद आप फिर ये चेक करो कि क्वांटिटी कितनी है। तो फर्स्ट वाले केस में 1 Cl है, सेकेंड वाले में 2 और थर्ड वाले में 3। तो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से खींचे जा रहे हैं, सबसे बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं C के पास से। तो C की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर 2 वंस। तो ये उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, आप लोगों का ऑर्डर है। समझ रहे हो कैसा किया ये वाला काम, बस आसान है। अब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा वाला दे दिया, ठीक है, मान के चलते हैं एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है ऐसा, कैसा, ये CH3 CH2 CH, यहाँ पर Cl COOH, उसके बाद CH3 CH2 CH2 COOH, उसके बाद तीसरा CH3 CH, यहाँ पे Cl CH2 COOH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl CH2 CH2 COOH। इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया।
अब आपको अरेंज करना है किसको, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो दिख रहा है कि यहाँ Cl है -I, यहाँ पे कोई भी Cl नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी -I नहीं है। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी -I, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी -I। बट तुम ये देखो कि जो क्वेश्चन नंबर बी है वहां पे एक भी Cl नहीं है, मतलब वहां पे बेसिकली -I है ही नहीं। तो मतलब वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ नहीं किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचा जा रहा है। और हमने तो यही पढ़ा है कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन खींचोगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बी वाले स्ट्रक्चर से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचे जा रहे हैं तो बी वाला आपका सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। अब आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो Cl 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 सारे ग्रुप सेम है, एज वेल एज ग्रुप्स की क्वांटिटी भी सेम है। और बस तीसरी चीज जो अलग है वो है डिस्टेंस। फर्स्ट वाले केस में COOH और Cl के बीच में एक कार्बन एटम का भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया और यहाँ तो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया। एंड एज वी नो कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है IE वो डिस्टेंस के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन खींचने की जो उसकी एबिलिटी है वो उतनी क्या हो जाएगी, कमज़ोर। तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से खींचे जा रहे हैं, आपके ए से, क्योंकि वो सबसे करीब है। उससे कम बताओ कहाँ से खींचे जा रहे होंगे, आपके सी से, और उससे भी कम किससे खींचे जा रहे होंगे, डी से। सो दैट वुड बी द ऑर्डर। तो सिर्फ दिमाग में ये याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या आपका ज़्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फॉर कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। इतने से कम नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे उस वक्त ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग फैक्टर्स को कंपेयर भी करना है कि कौन सा ग्रुप कितना दूर कितनी क्वांटिटी में है, राइट। जैसे कि ये एक और छोटा सा आसान सा सवाल तुम लोगों के सामने है। बताओ, सबसे पहले तो तुम ये आइडेंटिफाई करो कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है एसिड में। तो CH3 यानी कि +I, CH3 यानी कि +I, और थर्ड वाला जो केस है उसके पास तो CH3 ही नहीं है। CH3 यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन देती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रही है, वो भला नहीं कर रही बल्कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रही है, कम कर रही है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ज्यादा बेटर एसिड कौन सा है, तो इस बार ज्यादा बेटर एसिड कौन सा होगा, सी वाला। क्यों हम लोग सी वाले को एक बेटर एसिड कहेंगे, क्योंकि सी वाला ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कम से कम बाकी दो के कंपेयर में वो इलेक्ट्रॉन देने का काम तो नहीं कर रहा, इसीलिए। अच्छा, उसके बाद अगर तुमसे ये पूछा जाए कि बचे हुए दो में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो देखो CH3 क्योंकि COOH के बहुत ही क्लोज है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा, और CH3 COOH से थोड़ा दूर है तो कम इलेक्ट्रॉन देगा। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन्स आप दोगे ना वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। कम इलेक्ट्रॉन देने, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देने आपने, कम देने। तो कम इलेक्ट्रॉन किसने दिए, बी वाले ने दिए, और उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ए ने दिए। तो जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ पे उतना ही बुरा असर पड़ेगा। तो ये इसका रीजन है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके जैसे, जिसमें अभी तक कोई भी रिंग इन्वॉल्व नहीं है, बस क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 4 लोगों के नाम दिए हैं। एक दिया है प्रोपैन 2 ऑल, ठीक है। एक आपको दिया हुआ है इथेनॉल, और उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है मिथेनॉल सी पर, और डी पोजीशन पे दिया है 2- मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल। आपको इनको उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो इनका स्ट्रक्चर बना लेती हूं मैं। प्रोपेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन और सेकंड पोजीशन पे OH, बस यही होगा ना प्रोपेन 2 ऑल का, बिल्कुल। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन की चेन और OH, मिथेनॉल मतलब 1 कार्बन की चेन और OH, और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का मतलब 3 कार्बन की चेन, सेकंड पोजीशन पे OH भी और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी है। अब अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो तुम पहले उस OH के आजू बाजू के माहौल को देखो। तो तुमने ये पाया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में OH के आजू बाजू का जो माहौल है वो कार्बन की चेन का है।
एंड सिंस यू नो कि कार्बन की जो चेन होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो जितने ज्यादा तुम कार्बन की चेन लाओगे उन लोगों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर उतना बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मतलब बढ़ेगा, आप लोगों की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, उतनी ही कम। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे कम कार्बन की चेन कहाँ है, देन यू वुड से कि सबसे कम कार्बन की चेन है आप लोगों के पास सी ऑप्शन में, सिर्फ एक ही कार्बन है। फिर आपसे ये पूछा जाए फिर उससे कम, आप बोलोगे बी ऑप्शन में, उससे कम ए ऑप्शन में, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ किसकी रहेगी, डी की, क्योंकि वहां पे तो भैया OH को इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करना है। ठीक है, इस तरीके से। सो वेन एवर यू डू कंपेरिजन, आप हमेशा ये चीज चेक करिएगा कि उस एसिड के आजू बाजू का माहौल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माहौल है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माहौल है। ठीक है, जैसे कि ये एक सवाल तुम लोगों की आंखों के सामने और आता है। अब इसमें तुम्हें उसको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। H निकाल के O निगेटिव क्रिएट करना कोई मतलब नहीं है, आप बस उसके आजू बाजू का माहौल देखो। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के आजू बाजू का माहौल इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों को क्या कह रहा है, कहाँ चला गया यार, एक मिनट, ये तो मैंने पहले से क्वेश्चंस लिख के रखे थे, बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली वो कोई काम के नहीं है। यहाँ देखो ये 2 कार्बन दिख रहे हैं, ये सिर्फ 2 कार्बन है। यहाँ देखो कितने दिख रहे हैं, ओ माय गॉड 2 डिग्री, मतलब बेसिकली 3 डिग्री, बट देखो 2 कार्बन है। यहाँ पे देखो ये 3 कार्बन है। तो कौन ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आपका थर्ड वाला। और हमें इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो नहीं है फिलहाल यहाँ पे कोई भी, बट देने वाले तो सबसे ज्यादा तो थर्ड दे रहा है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो सबसे वर्स्ट होगा, और जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कैसा होगा, उसके कंपेयर में कैसा होगा, बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम लोगों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर लिखा कर दे रही हूँ। ये वो पर्टिकुलर ऑर्डर है जहां पे बहुत ज्यादा आप लोगों से गलती होगी। ठीक है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना। जैसे ये आपके पास CH3 CH2, यहाँ पे Cl लगा के, नॉट CH2, फिर यहाँ पे COOH है। ठीक है, ठीक कर लेना अगर कहीं भी हाइड्रोजन वगैरह कम हो जाते हैं तो। CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 क्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पे है आप लोगों का COOH। फिर आपके पास CH3 C, ऊपर नीचे F, यहाँ पे भी F, और यहाँ पे है COOH बराबर। अच्छा उसके बाद क्या है आप लोगों के पास, यहाँ पर अरेंजमेंट। अब अरेंज करो, तो उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बट फ्लोरीन ज्यादा -I की पावर रखता है, वो भी 2 फ्लोरीन, इस पे भी पॉइंट रखना क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड दूंगी। 2 फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरीन बोलो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आपका सेट होगा। अब मान लेते हैं क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया, CCl3, मतलब इस कार्बन के पास 3 क्लोरीन और COOH, यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 फ्लोरीन और COOH। अब कोई तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, तो क्लोरीन वर्सेस फ्लोरीन दोनों ही -I ग्रुप देते हैं, नो डाउट, बट यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, कौन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, एज कंपेयर टू हुम, एज कंपेयर टू द वन विथ हैविंग 3 क्लोरीन। बट ये क्वेश्चन है जहां पे हम लोगों से मिस्टेक होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गेव यू Cl2CHCOOH और मैंने तुमको दिया FCH2COOH, और तुमसे मैंने पूछा कि आप इसको ऑर्डर को अरेंज करो, तो आप बोलो क्या करोगे, आप ये देखोगे कि फ्लोरीन -I कर रहा है, क्लोरीन भी -I कर रहा है, बट तुम्हारा दिमाग पता है कैसा चलेगा, फ्लोरीन का जो -I इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द -I इफेक्ट ऑफ हुम, क्लोरीन। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट से जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक में इसको ज्यादा दे देते हैं, बट रियलिटी में इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर बोलो क्या है, ये। क्योंकि जब मैंने तुम्हें स्टेबिलिटी पढ़ाई थी, कार्बन आयन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस पढ़ाए थे, उस वक्त भी तुमसे कहा था कि मान लेते हैं कोई -I इफेक्ट वाला कमजोर है, बट अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, नंबर ज्यादा है,
तो स्ट्रेंथ से ज़्यादा कौन मायने रखता है? नंबर। तो इसीलिए यहाँ पे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? आपके इस Cl2CH आपके COOH की, ना कि इस फ्लोरीन वाले की। समझ गए? ये ऐसा हिसाब किताब है। तो ऊपर के 2 क्वेश्चंस जो मैंने किए थे उसमें ऑब्वियस है कि किसी से कोई मिस्टेक नहीं होती, बट इसमें आते बराबर मिस्टेक हो ही जाती है। तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है? ये मिस्टेक अगर हो गई तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, बराबर। अच्छा, अब एक मैं ऑर्डर लिखा कर दे रही हूँ, ये तुम्हारा नोट है। अभी तुम्हारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, IUPAC नॉमेनक्लेचर में तो आपने पढ़ा ही है, राइट? हाँ। तो अभी अगर मैं इन एसिड्स के स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो आपका पानी होता है, पानी मतलब H3O पॉजिटिव, इस पानी के मुकाबले अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूं यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो पानी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। किसके कंपेयर में? ऑर्गेनिक एसिड्स के कंपेयर में। बट अब अगर मेरे को कोई दूसरा ऑर्डर सेट करने को कहे, फॉर एग्जाम्पल somebody gave me phenol, somebody gave me alcohol and somebody gave me thiol। तो फिनॉल और अल्कोहल इनके बीच में तो हम जानते हैं फिनॉल जीतता है, बट व्हाट अबाउट थायो अल्कोहल एंड अल्कोहल? थायो अल्कोहल और अल्कोहल में थायो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है बताओ आप लोगों की? ज्यादा है। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? थायो अल्कोहल की। किसकी? थायो अल्कोहल की। ठीक है, डन। उसके बाद तीसरा आपके पास होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? HCHO, मतलब H लगाया है। फिर होता है आपके पास एक एलिफेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक अल्डिहाइड का मतलब R की जगह कार्बन की चेन। एक होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड। इन तीनों अल्डिहाइड में कौन ज्यादा बेटर है? तो याद रखना ये ऑर्डर चलेगा, ठीक है? समझ रहे हो? ओके। उसके अलावा अगर आपको किसी ने ये पूछ दिया कि अल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अल्डिहाइड की ज्यादा होती है, क्योंकि कीटोन का तो मतलब ही क्या होता है? कीटोन का तो मतलब ही यही होता है कि दोनों तरफ उसके आजू बाजू कार्बन की चेन्स लगी हैं। कीटोन का तो मतलब ही यही होता है कि उसके दोनों तरफ यानी कि उसके आजू बाजू क्या लगी हुई है? कार्बन की चेन लगी हुई है। यही तो होता है कीटोन का मतलब। तो इसका मतलब वो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर वो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का नहीं बल्कि एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करता है, ठीक है? अच्छा, और उसके बाद फिर पूछा जाता है कि एलिफेटिक कीटोन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर है कि एरोमेटिक कीटोन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर है? तो एलिफेटिक कीटोन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू द एरोमेटिक कीटोन्स। ये कुछ जनरल चीजें तुमको बताकर दी गई हैं। इन जनरल चीजों को भूलने का नहीं किसी भी हालत में, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पूछ लिए जाएंगे बिना कुछ सोचे। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, सीधा इनसे क्वेश्चन क्रिएट करके दिया जाता है, सीधा एकदम। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे और भी क्वेश्चंस लेने थे, बट क्योंकि मुझे पता है कि क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी और वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी, तो मैं अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ। उसका हम लोग एक सेकंड वीडियो बना लेंगे और उसमें हम लोग उसके क्वेश्चंस ले, ठीक है? अभी जो कुछ बेसिक बातचीत अगेन रूल्स के अंतर्गत आती है, वो बेसिक रूल्स वाली बातचीत तुम लोगों के साथ कर ली जाए, और क्वेश्चंस वाला जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मैं वो रिंग वाले जब मैं क्वेश्चंस ले रही रहूँगी ना, तो उस रिंग वाले क्वेश्चंस में उस टॉपिक को फिर हम लोग क्या कर लेंगे, आपका इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों के पास एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है। अभी तक मैंने जितनी भी बातचीत की वो सारी बातचीत में आपके कंपाउंड के अंदर में मात्र एक COOH ग्रुप था, मात्र एक, सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन कई बार ऐसे कंपाउंड भी तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरते हुए निकलेंगे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड? COOH 2 बार, है ना? मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो मतलब ऐसे एसिड्स जो डाई बेसिक है, मतलब जिनके पास 2 COOH है। तो अगर मैं बात करूं डाई बेसिक एसिड्स की, तो डाई बेसिक एसिड्स का मतलब क्या होता है? जिनके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं।
इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे पहला मेरे दिमाग में नाम आता है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ये तो तुमको पता भी होना चाहिए, टमाटर वाला एसिड। क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड? COOH, COOH। अब देखो इससे रिलेटेड सवाल बहुत ही प्यारा बनता है। आप एक काम करो, इसके अंदर से एक H रिमूव करो। हाँ, और एक बात और ध्यान में रखना, एक बार में एक ही H रिमूव होता है, एक बार में दो दो H रिमूव नहीं होते, ठीक है। आपने इसके अंदर से एक H रिमूव किया, और जब आप इसके अंदर से एक H रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। लेट दिस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बी Ka1, और एक H निकाल लेने के बाद ये चीज कैसी दिखेगी? इट विल बिकम COO निगेटिव और COOH। फिर क्या हुआ? आपने इसके अंदर से एक और बार एक H पॉजिटिव और निकाला, क्योंकि नीचे भी तो है मौजूद, और यहाँ पे फिर से कोई ना कोई एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। अब पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka1 एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka2। Ka1 ज्यादा बेहतर रहेगा कि Ka2 ज्यादा बेटर रहेगा? तो Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka2, ये ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन क्यों ऐसा? क्योंकि पहली बार आप एसिड निकाल रहे हो भैया, तो Ka1 आप लोगों का क्या होगा? ज्यादा मतलब ताकत लगेगी आपको उसके अंदर से एसिड वगैरह निकालने के लिए। ये आपका एक बेसिक रिलेशनशिप आ गया। लेकिन अब देखो इस लॉजिक को कई लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? ये मान लेते हैं तुम्हें एक एसिड हमने और दे दिए, COOH, CH2, COOH। इसके अंदर से आप पहली बार H पॉजिटिव निकालो तो क्या हो जाएगा? ये Ka1 कहलाएगा। अब बताओ ये क्या है? COO निगेटिव, CH2, और यहां क्या आ जाएगा? COOH। समझ रहे हो? अच्छा, इसके लिए Ka1 है। अब इसके अंदर से एक H पॉजिटिव और निकालो तो यहाँ पे Ka2 आ जाएगा। अब बताओ ये चीज कैसी दिखेगी? COO निगेटिव, और ये दिखेगा CH2, और ये दिखेगा COO निगेटिव। अब अगेन तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा इसको अपन एक काम करते हैं, Ka1 डैश प्राइम कर देते हैं, Ka2 प्राइम कर देते हैं। तुमसे किसी ने सवाल ये पूछा कि जो नीचे वाला Ka1 है और ये जो ऊपर वाला Ka, मतलब ये दोनों Ka1 है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करो तो कैसे बताओगे कि कौन सा वाला ज्यादा आसान है? तो कैसा है कि यहां पर ये जो बीच में CH2 ग्रुप आ गया है, ये CH2 ग्रुप आप कह सकते हो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अब क्योंकि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो ऊपर वाले का जो Ka1 होगा वो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू Ka1 डैश, ये वाला। समझ गई? ये ऐसे, ये इस तरीके के छोटा छोटा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। और एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाते हैं। आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस बला को कहते हैं? और दूसरा होता है फ्यूमेरिक एसिड। ये दोनों ही आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। आप आगे आइसोमरिज्म वाले टॉपिक में पढ़ोगे। कैसा? देखो, मैलिक एसिड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर में रहता है COOH और इधर में रहता है COOH, यानी कि सिस फॉर्म। ठीक है, मतलब इसे हम लोग कौन सा फॉर्म कहते हैं? सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये आपका? सिस फॉर्म। और ये हो गया आप लोगों का H और ये हो गया H। फिर अगर फ्यूमेरिक एसिड कोई पूछेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर COOH कहाँ चला गया भाई? हाँ, COOH, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? ऊपर में ट्रांस में COOH, और यहाँ पे क्या आ जाना है आप लोगों का H, और यहाँ पे आ जाएगा H। समझ रहे हो? अब तुमसे किसी ने ये पूछा कि दोनों के अंदर से आप एक काम करो, एक एक H रिमूव करो। तुमने पहली बार एक H रिमूव किया, तुमने यहाँ से भी पहली बार एक H रिमूव किया। तो एक H रिमूव करते वक्त इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको नाम दिया गया Ka1, और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को नाम दिया गया Ka1 डैश। और एक H रिमूव करने के बाद ये स्पीशीज आपको किस प्रकार की दिखती है? ये आपको दिखती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COO निगेटिव, और यहाँ दिखता है COOH। और ये ऑब्वियस है कि ऊपर में तो H रहेंगे ही रहेंगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ये चीज कैसी दिखती है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, COO निगेटिव, यहाँ H, यहाँ पे H, और यहाँ पे मान लेते हैं COOH। अब क्वेश्चन सबसे पहला ये पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka1 एंड Ka1 डैश। तुम्हें लगेगा दोनों के रिलेशनशिप में, तुम्हें लगेगा, एक मिनट,
अब तुम्हें लगेगा कि दोनों का जो Ka1 है उसमें क्या अंतर है, मतलब दोनों में ही तो आपको HHH निकालना है और दोनों सेम ही, बस एक दूसरे के आइसोमर ही तो है। तो याद रखना कि जो आपका पहली बार जब पहला H आप निकालते हो तो जो Ka1 और K1 डैश के बीच में जो रिलेशनशिप बैठता है ना वो ये हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है ऐसा रिलेशनशिप बताओ? क्योंकि वो एक सिस में और एक ट्रांस में हिंड्रेंस। अब उसके बाद हम यही सेम लॉजिक लगाते हैं, हमारा जो दिमाग है ना वो यही सेम लॉजिक लगाता है, और सेम लॉजिक लगाने के बाद हम ये सोचते हैं कि यदि हमने दोबारा एक और H अगर निकाला और उस एक और H को निकालते वक्त अगर मैंने उसको नाम दिया Ka2, अगर मैंने उसको एक और नाम दिया Ka2, तो तुम्हें ऐसा लगता है या स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जब आप एक और बार H निकालोगे तो एक और बार H जब आपने निकाला तो एक और बार H निकालते वक्त आप क्या देखोगे कि ये वाली चीज COO नेगेटिव बन गई, ये भी COO नेगेटिव बन गई, ये वाली चीज क्या बन गई, COO नेगेटिव यहां बन गया, यहां पे भी COO नेगेटिव आ गया। तो हमें लगता है कि अरे जैसा ऊपर रिलेशनशिप चला था कि जो सिस वाला है उसका जो Ka1 है वो आप लोगों का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ट्रांस वन, तो वैसा ही सेम खोपड़ी हम यहाँ पर भी चलाते हैं और हमें लगता है कि वही सेम ऑर्डर आप यहाँ पे भी लिख दो। बट ऐसा नहीं होता, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताओ? हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि Ka2 ग्रेटर होना चाहिए ऊपर वाले लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए Ka2 डैश से, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोगों का जो सही ऑर्डर आ जाता है, द करेक्ट ऑर्डर, जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो करेक्ट ऑर्डर ये होता है कि आपका जो Ka2 होता है ये Ka2 छोटा हो जाता है। किसकी वजह से छोटा हो जाता है? आप लोगों के Ka2 डैश से। किससे छोटा हो जाता है? Ka2 डैश से। अब ऐसा क्यों, वो क्यों Ka2 डैश से छोटा हो गया, इसका रीजन बताओ? इसका एक ही रीजन है सिंपल सा, वो ये कि आप लोगों के पास जो सिस फॉर्म है, ठीक है, जिसमें दोनों COO एक दूसरे के आजू बाजू में थे, ठीक है, जो आप लोगों का सिस फॉर्म है जिसमें ये दोनों के दोनों महान प्राणी लोग आपके एक दूसरे के आजू बाजू में थे। इसको देखो ऐसे समझो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, मतलब अभी मैं दूसरा एसिड नहीं निकाल रही हूँ, बट ना रुको, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, बिना जब हमने एक एसिड नहीं निकाला था तब की बात कर रही हूँ। तो ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, और एक H तो निकल चुका है, तो एक H निकलने के बाद यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? O नेगेटिव। तो बेसिकली एक H निकलने के बाद COO नेगेटिव के O का और COOH के H का, इन दोनों के बीच में बन जाती है, बोलो क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से आप ये कह सकते हो कि आपका जो ये H है, ये H क्या हो चुका है? एक तरीके से ज्वाइंट हो गया है विथ समवन एल्स, किसी और के साथ जुड़ गया है। और अगर वो जुड़ चुका है इसका मतलब अब उसको निकालना डिफिकल्ट है, और जिस चीज को निकालना डिफिकल्ट है उसका जो Ka है वो Ka बोलो क्या हो, मतलब अगर उसको निकालना डिफिकल्ट है, इसका मतलब क्या कि उसकी वो अपना इजीली अपना H पॉजिटिव लूज नहीं कर रहा, और जो स्पीशीज अपना इजीली H पॉजिटिव लूज नहीं करती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोलो क्या होती है? कम होती है। और जिस चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है उसके Ka की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम। इसीलिए यहाँ पे Ka2 क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है एडजेसेंट होने की वजह से, इसीलिए जब आप सेकेंड टाइम आप निकालने जाते हो तो सेकेंड टाइम में वो H आसानी से नहीं निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है Ka1 और Ka डैश वाली दुनिया का। तो यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो जनरल नियम कायदे थे उस पर हमने बातचीत कर ली। अब हमारा जो सेकेंड वीडियो रहेगा वो ऑर्थो इफेक्ट के बारे में रहेगा, और ऑर्थो इफेक्ट को पढ़ लेने के बाद आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे ये रिंग वाले क्वेश्चन दिए गए, इनको अरेंज करो, ये इस तरीके से, समझ गए? ये रिंग वाले क्वेश्चंस। तो बेसिकली इस वीडियो को, ऑर्थो इफेक्ट वाले वीडियो को, दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगी तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस फिर सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है? तो जस्ट उसके बाद वो ऑर्थो इफेक्ट वाला वीडियो भी आ जाएगा और ये वाला, ताकि हम आज एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म कर सकें और कल हम बेसिक स्ट्रेंथ की पढ़ाई कर सकें। और जब हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लेंगे तो फिर हम लोगों का ज़्यादा कोई टॉपिक बचता नहीं, ऐसे 3-4 टॉपिक बचते हैं GOC को हमको खत्म करने के लिए, ठीक है? तो फिलहाल अभी इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग रोकते हैं।
बाद में अभी इसी के जस्ट बाद एक ऑर्थो इफेक्ट का वीडियो आएगा, ठीक है। मैं इसके साथ पीडीएफ जो है वो लिंक नहीं कर रही हूँ, वाली चीज जब ऑर्थो इफेक्ट भी पढ़ा ली जाएगी और नीचे वाली भी जब पढ़ा ली जाएगी तब एक साथ दोनों को लिंक कर देंगे, ठीक है।